नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। सामाजिक विज्ञान का पहला पार्ट है जीवमंडल। ये आपके निश्चित आने वाले एग्जामों में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इनका अच्छी तरह रिवीजन करें। जो टॉपिक आपको नहीं आते उनको अपने नोटबुक में नोट कर लें। पृथ्वी का समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है क्या कहलाता है? पृथ्वी का समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है जीवमंडल कहलाता है। पृथ्वी के ठोस सतह वाले भाग को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के ठोस सतह वाले भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी का जलीय भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का जलीय भाग जलमंडल कहलाता है। धरातल के ऊपर गैस, जलवाष्प, धूल कणों के बना पृथ्वी के चारों तरफ का आवरण क्या कहलाता है? धरातल के ऊपर गैस, जलवाष्प और धूल कणों से बना आवरण वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। जीवमंडल में जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? जीवमंडल में जीवों को 2 भागों में बांटा गया है, वनस्पति जगत और जीव जगत। जैविक और अजैविक पर्यावरण के अंतर संबंध को क्या कहा जाता है? जैविक और अजैविक पर्यावरण के अंतर संबंध को पारितंत्र कहा जाता है। ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में हस्तांतरित होती है? ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य श्रृंखला के रूप में स्थानांतरित होते हैं। वे स्थान जो समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचे हो तथा एक श्रृंखला के रूप में क्या कहलाते हैं? वे स्थान जो समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचे हो तथा एक श्रृंखला के रूप में पर्वत कहलाते हैं। मोनो की पर्वत कहाँ पर स्थित हैं? मोनो की पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित हैं। पर्वतों के जिस तरफ वर्षा होती है उन्हें क्या कहा जाता है? पवनों के जिस तरफ वर्षा होती है उन्हें पवनमुखी कहा जाता है। हिमालय में कौन सी जनजातियाँ निवास करती है? हिमालय में गद्दी, बकरवाल और बोटे जनजाति निवास करती है। प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाला जल क्या कहलाता है? प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाला जल नदी कहलाता है। केवल वर्षा ऋतु में बहने वाली नदी को क्या कहते हैं? केवल वर्षा ऋतु में बहने वाली नदी को मौसमी नदी कहते हैं। स्थल का वो भाग जहाँ मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलती है क्या कहलाता है? स्थल का भाग जहाँ मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलती है बेसिन कहलाता है। समुद्र के किनारे का स्थल क्या कहलाता है? समुद्र के किनारे का स्थल तट कहलाता है। एक स्थलीय भाग एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो क्या कहलाता है? एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप असम है। ऐसा स्थान जो 3 ओर से पानी से घिरा हो क्या कहलाता है? ऐसा स्थान जो 3 ओर से पानी से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। वायुमंडल और जलवायु। किस गैस के उपयोग पौधे अपनी भोजन निर्माण में करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग पौधे अपने भोजन निर्माण में करते हैं। किस गैस की मात्रा में वृद्धि होने से पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि होने से पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि कौन सी समस्या उत्पन्न करती है? पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि भूमंडलीय तपन या ग्लोबल वार्मिंग को उत्पन्न करती है। वायुमंडल में विद्यमान गैसीय जल क्या कहलाता है? वायुमंडल में विद्यमान गैसीय जल जलवाष्प कहलाता है। सौरमंडल में पाई जाने वाली जलवाष्प अन्य किस नाम से जानी जाती है? सौरमंडल में पाई जाने वाली जलवाष्प अन्य आर्द्रता नाम से जानी जाती है। धूल कणों पर ऐसा क्या होता है कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है?
धूल कणों पर प्रकाश का प्रकर्षण होता है, जिससे हमें आकाश नीला दिखाई देता है। धूल कणों की कौन सी क्रिया के कारण हमें सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लालिमा दिखाई देती है? धूल कणों की संघनन क्रिया के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय हमें लालिमा दिखाई देती है। तापमान के आधार पर वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तापमान के आधार पर वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। सौरमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? सौरमंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। न्यूनतम 8 किलोमीटर से अधिकतम 18 किलोमीटर के मध्य। सौर सीमा की ऊपरी सीमा किस नाम से जानी जाती है? सौर सीमा की ऊपरी सीमा, सौरमंडल की ऊपरी सीमा सौर सीमा या शांत मंडल के नाम से जानी जाती है। वातावरणीय घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, तूफान आदि कहाँ होते हैं? वातावरणीय घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, तूफान आदि सौरमंडल में होते हैं। समताप मंडल वायुमंडल में किस ऊंचाई तक है? समताप मंडल वायुमंडल में 50 किलोमीटर ऊंचाई तक है। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। वायुयान किस परत में उड़ते हैं? वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। ओजोन परत किसका अवशोषण कर लेती है? ओजोन परत पराबैंगनी किरणें का अवशोषण कर लेती है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस परत से में नष्ट हो जाते हैं? अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्य मंडल में नष्ट हो जाते हैं। मध्य मंडल किस ऊंचाई पर पाया जाता है? मध्य मंडल 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगें कहाँ से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर लौटती है? पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर लौटती है। आयन मंडल का क्षेत्र कौन सा है? आयन मंडल का क्षेत्र 80 से 400 किलोमीटर के मध्य है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल है। बहिर्मंडल में कौन सी गैस अधिक पाई जाती है? बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस अधिक पाई जाती है। किस स्थान की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाएं क्या कहलाती है? किसी स्थान की अल्पकालीन पर्यावरण दशाएं मौसम कहलाती है। किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं के दीर्घकालीन औसत को क्या कहा जाता है? किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं के दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहा जाता है। वायुमंडल में मुख्य तत्व कौन से हैं? वायुमंडल में मुख्य तत्व तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता व पवने हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन होता है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान में कमी आएगी। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या परिवर्तन आता है? ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। पृथ्वी सूर्य के किस रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है? पृथ्वी सूर्य से लघु तरंग के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है। रात्रि में पृथ्वी से प्रकाश का किस रूप में परावर्तित होता है? रात्रि में पृथ्वी से प्रकाश का दीर्घ तरंगीय विकिरण के रूप में परावर्तन होता है। तापमान के मापने की इकाई क्या है? तापमान के मापने की इकाई फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड है। तापमान मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तापमान मापने का यंत्र तापमापी या थर्मामीटर कहलाता है। धरातल से सौरमंडल पर पाए धरातल से सौरमंडल में जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन आता है? धरातल से सौरमंडल में जाने पर तापमान में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है।
धरातल का पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कितना वायुदाब पड़ता है? धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर लगभग 1 किलोग्राम का वायुदाब पड़ता है। सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर पाया जाता है। वायुमंडल में ऊपर जाने पर वायुदाब होता है, वायुमंडल में ऊपर जाने पर वायुदाब कम हो जाता है। वायुदाब को मापने की इकाई क्या कहलाता है? वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार कहलाती है। वायुदाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? वायुदाब मापने का यंत्र बैरोमीटर या वायुदाब मापी कहलाता है। वायु की दिशा बताने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वायु की दिशा बताने वाला यंत्र वायु दिक्सूचक या एनीमोमीटर कहलाता है। पर्वतों से आने वाली पवनें क्या कहलाती है? पर्वतों से आने वाली पवनें पर्वतीय समीर कहलाती है। घाटी से आने वाली पवनें क्या कहलाती है? घाटी से आने वाली पवनें घाटी समीर कहलाती है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहने वाली वायु क्या कहलाती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहने वाली वायु पवन कहलाती है। पवनें कितनी प्रकार की होती है? पवनें 3 प्रकार की होती है, स्थायी, सामयिक या मौसमी तथा स्थानीय पवनें वर्ष भर लगभग एक ही दिशा में बहने वाली पवनें क्या कहलाती है? वर्ष भर लगभग एक ही दिशा में बहने वाली पवनें स्थायी पवन कहलाती है। स्थायी पवनें कितनी प्रकार की होती है? स्थायी पवनें 3 प्रकार की होती है, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें। वे पवनें जो ऋतु के अथवा मौसम के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। वे पवनें जो ऋतु या मौसम के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित करती है, मौसमिक या सामयिक पवनें कहलाती है। किसी छोटे क्षेत्र या दिन में विशेष समय में चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? किसी छोटे क्षेत्र में या वर्ष या दिन में विशेष समय में चलने वाली पवनें स्थानीय पवनें कहलाती है। रॉकी पर्वत के क्षेत्र से चलने वाली स्थानीय पवन किस नाम से जानी जाती है? रॉकी पर्वत के क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवन चिनूक के नाम से जानी जाती है। यूरोप में चलने वाली पवन किस नाम से जानी जाती है? यूरोप में चलने वाली पवन पवन या मिस्ट्रल के नाम से जानी जाती है। वायुमंडल में आर्द्रता वायुमंडल में उपस्थित भाप रूपी जल क्या कहलाता है? वायुमंडल में उपस्थित भाप रूपी जल आर्द्रता कहलाता है। वर्षा कितने प्रकार की होती है? वर्षा 3 प्रकार की होती है, संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवातीय। विश्व में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? विश्व में औसत वार्षिक वर्षा 117 मीटर होती है, 117 सेंटीमीटर होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र विषुवत-रेखीय क्षेत्र है। औसत भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। समुद्रों के तटीय क्षेत्रों में जलवायु कैसी रहती है? समुद्र के तटीय क्षेत्रों में जलवायु सम रहती है। निम्न वायु दाब का केंद्र जिसके चारों तरफ जलवायु और बाहर की ओर उच्च वायु दाब वो क्या कहलाता है? निम्न वायु दाब का केंद्र जिसके चारों तरफ निम्न वायु दाब का केंद्र जिसके चारों ओर बाहर की ओर उच्च दाब वो चक्रवात कहलाता है। उच्च वायु दाब का केंद्र जिसके चारों ओर बाहर की ओर निम्न वायु दाब वो प्रति चक्रवात कहलाता है। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। प्रति चक्रवातों की उत्तरी गोलार्ध में दिशा होती है। प्रति चक्रवातों की उत्तरी गोलार्ध में दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। प्रति चक्रवातों की
दक्षिणी गोलार्ध में दिशा होती है। प्रति चक्रवातों की दक्षिणी गोलार्ध में दिशा घड़ी की सुई की ऊपरी दिशा में होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कैरिबियन सागर और मेक्सिको में किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कैरिबियन सागर और मेक्सिको में टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चीन और जापान में किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चीन और जापान में टाइफून के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में विली विलेज तथा बंगाल की खाड़ी में किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में विली विलेज तथा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। पाठ 3 जल। विश्व के प्रमुख जल किनारे विकसित सभ्यताएं कौन सी है? सिंधु सभ्यता भारत में, हांगो सभ्यता चीन में, मेसोपोटामिया की सभ्यता अरब में, नील सभ्यता मिस्र में, माया और अजटेक की सभ्यता उत्तरी अमेरिका का मेक्सिको में है, वह इनका सभ्यता दक्षिण अमेरिका में। नक्शे में देख सकते हो मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हांगजो सभ्यता, नील सभ्यता। सिंधु सभ्यता तो भारत में है, हांगजो चीन में, मेसोपोटामिया के अरब में, नील सभ्यता अफ्रीका में, इनका सभ्यता दक्षिण अमेरिका में और एंजेक्ट की सभ्यता मेक्सिको में है। जब जल विभिन्न स्रोतों से वाष्पित होकर वर्षा द्वारा पुनः वहीं पहुंच जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब जल विभिन्न स्रोतों से वाष्पित होकर पुनः वहीं पहुंच जाता है तो यह प्रक्रिया जल चक्र कहलाती है। देखिए महासागर है, महासागरों से जल वाष्पीकरण होता है, संघनन होकर बादल का निर्माण करता है, फिर पवनें आती है जो इन्हें बादल के रूप में उठा कर ले जाती है। फिर बादल भूमिगत क्षेत्र पर या कहीं और जाते हैं और बरसता है तो झील का निर्माण होता है। इसी से भूमिगत जल का निर्माण होता है तथा वापस महासागर में पहुंच जाता है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है जो चेरापूंजी मेघालय में है। पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का कितने प्रतिशत पीने योग्य है? पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का 2.5% पीने योग्य जल है। विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? विश्व की सबसे खारी झील वान झील तुर्की है। मर्त सागर किन देशों के मध्य स्थित झील है? मर्त सागर जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर स्थित है। जल के खारे पानी का कारण किसे माना जाता है? जल में खारे पानी का कारण सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम और अन्य कारणों को माना जाता है। नदी किनारे स्थित नगर दिल्ली के किनारे यमुना है। इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर है। लंदन टेम्स नदी के किनारे हैं। रोम टाइबर नदी के किनारे हैं। पेरिस सेन नदी के किनारे हैं। मुंबई महासागर तट पर स्थित नगर मुंबई हिंद महासागर पर स्थित है। चेन्नई हिंद महासागर में स्थित है। न्यूयॉर्क अटलांटिक महासागर में स्थित है। बीजिंग प्रशांत महासागर में स्थित है। सिंगापुर प्रशांत महासागर में स्थित है। झील के किनारे स्थित नगर श्रीनगर डल झील के किनारे स्थित है। पुष्कर झील के किनारे स्थित है। शिकागो मिशिगन झील के किनारे स्थित है। डोलूथ सुपियर झील के किनारे स्थित है। बेफेलो एरी झील के किनारे स्थित है। राजस्थान के किस क्षेत्र में फ्लोराइड युक्त जल की समस्या है? राजस्थान के
शेखावटी और दक्षिणी राजस्थान में फ्लोराइड युक्त जल की समस्या है। दक्षिणी नहीं, यहाँ पश्चिमी राजस्थान आएगा। भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण संगठन को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है? भारत सरकार ने जल प्रदूषण संकट को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून 1974 पारित किया है। गंगा की सफाई के लिए कौन सी योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है? गंगा की सफाई के लिए गंगा एक्शन प्लान और नमामि गंगा अभियान चलाए जा रहे हैं। जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जल संरक्षण की विविधताएं बताइए। जल संरक्षण की विधियां हैं बूंद बूंद सिंचाई विधि, फव्वारा पद्धति, रूपटल जल संग्रहण विधि, एनीकट निर्माण विधि। भविष्य का सोना या नीला सोना किसे कहा जाता है? भविष्य का सोना या नीला सोना जल को कहा जाता है। व्यर्थ और बेकार पदार्थ क्या कहलाते हैं? व्यर्थ और बेकार पदार्थ अपशिष्ट कहलाते हैं। भूमि और प्राकृतिक भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति ढका क्या कहलाते हैं? और प्राकृतिक भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति ढका हो वन भूमि कहलाता है। वन भूमि वह विस्तृत भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हो वन भूमि कहलाता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, आखेट निषेध क्षेत्र आदि इसी में सम्मिलित हैं। कृषि भूमि वह भूमि जिस पर मानव द्वारा फसलें उगाई जाती है उसे कृषि भूमि कहते हैं। बंजर भूमि बेकार पड़ी वह भूमि जिसे कृषि योग्य भूमि नहीं बदला जा सकता उसे बंजर भूमि कहते हैं। जिसे ऊंची पर्वत, पथरीली भूमि, दलदल आदि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि बेकार पड़ी वह भूमि जिसे कृषि योग्य क्षेत्र में बदला जा सकता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है। चारागाह भूमि और सार्वजनिक भूमि जिस पर पशुओं को चराया जाता है उसे चारागाह भूमि कहा जाता है। उद्यान भूमि वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं उसे उद्यान भूमि कहते हैं। वर्तमान प्रतिभूमि भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1 या 2 वर्षों के लिए खाली छोड़ी गई भूमि को वर्तमान भूमि या प्रतिभूमि कहा जाता है। पुरानी प्रतिभूमि यदि किसी भूमि पर 5 वर्षों तक कृषि नहीं की जाती है तो उसे पुरानी या प्रतिभूमि कहते हैं। अन्य कार्यों में प्रयुक्त भूमि ऊपर वर्णित भूमि उपयोग को छोड़कर सभी शेष कार्यों में प्रयुक्त भूमि को इस वर्ग में रखा जाता है जैसे मानव अधिवास, परिवहन, नहरें, उद्योग, दुकानें, खनन आदि में प्रयुक्त भूमि। वन भूमि में कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं? वन भूमि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, आखेट निषेध क्षेत्र आदि सम्मिलित किए जाते हैं। बेकार पड़ी वह भूमि जिसे कृषि कार्य में उपयोग नहीं ला सकता क्या कहलाती है? बेकार पड़ी वह भूमि जिसे कृषि कार्य में उपयोग नहीं लाया जा सकता बंजर भूमि कहलाती है। व्यर्थ पड़ी वह भूमि जो कृषि हेतु उपयोग में लाया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? व्यर्थ पड़ी वह भूमि जो कृषि हेतु उपयोग में लाया जा सकता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है। वह सार्वजनिक भूमि जिसे सामूहिक रूप से पशुचारण हेतु उपयोग में लाया जाता है क्या कहलाती है? वह सार्वजनिक भूमि जिसे सामूहिक रूप से पशुचारण हेतु उपयोग में लाया जाता है चारागाह भूमि कहलाती है। वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं क्या कहलाती है? वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं उद्यान भूमि कहलाती है। भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए गत 1-2 वर्षों में खाली छोड़ी गई भूमि क्या कहलाती है? भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए गत 1-2 वर्षों में खाली छोड़ी गई भूमि वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है।
वह भूमि जिसे पिछले 5 या अधिक वर्षों में उपजाऊपन बढ़ाने के लिए खाली छोड़ा गया है क्या कहलाती है? वह भूमि जिसे 5 या अधिक वर्षों में उपजाऊपन बढ़ाने के लिए खाली छोड़ा गया है पुरानी प्रतिभूमि कहलाती है। विश्व के कितने प्रतिशत लोगों के भोजन का आधार कृषि को माना गया है? विश्व के 97% लोगों को भोजन का आधार कृषि को माना गया है। किसान अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो कृषि करता है उसे क्या कहा जाता है? किसान अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो कृषि करता है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। किसान द्वारा फसल को केवल बेचने के उद्देश्य से की गई कृषि क्या कहलाती है? किसान द्वारा फसल को केवल बेचने के उद्देश्य से की गई कृषि व्यापारिक कृषि कहलाती है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा जा सकता है? स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 भागों में निजी तथा सार्वजनिक में बांटा जा सकता है। भारत की कुल भूमि का कितने प्रतिशत क्षेत्र उपयोग में होता है? भारत की कुल भूमि का 60% क्षेत्र उपयोग होता है। भारत की कुल भूमि का कितने प्रतिशत चारागाह में उपयोग होता है? भारत की कुल भूमि का 4% भाग चारागाह में उपयोग होता है। भारत की कुल भूमि का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? भारत की कुल भूमि का 23% वन क्षेत्र है। कृषि भूमि का कुल प्रतिशत विश्व के कुल स्थल भाग का कितना प्रतिशत है? तो कृषि भूमि का कुल प्रतिशत विश्व का 11% है। उपजाऊ भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता और उत्पादकता में कमी आ जाना क्या कहलाता है? उपजाऊ भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता और उत्पादकता में कमी आ जाना अवनयन या भूमि निम्नीकरण कहलाता है। बांध बनाकर तटीय भूमि को डूबने से बचाने की तकनीक क्या कहलाती है? बांध बनाकर तटीय भूमि को डूबने से बचाने की तकनीक पोल्डर कहलाती है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कादरी कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कादरी जोधपुर राजस्थान में स्थित है। वन एवं वन्यजीव किसी भौगोलिक प्रदेश में वृक्ष, लताएं, पौधे, झाड़ियाँ, घास, काई आदि का सम्मिलित रूप क्या कहा जाता है? किसी भौगोलिक प्रदेश में वृक्ष, लताएं, पौधे, झाड़ियाँ, घास, काई आदि का सम्मिलित रूप वनस्पति कहलाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन कौन से हैं? विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन सदाबहार वन हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में कठोर लकड़ी वाले रोजवुड, आबनूस और महोगनी के वृक्ष पाए जाते हैं। सेल्वा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सेल्वा वन ब्राज़ील में पाए जाते हैं। पृथ्वी के फेफड़े किन्हें कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े ब्राज़ील में अमेज़न के जंगलों कहा जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में सेलवास कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है? विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। पतझड़ वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? पतझड़ वनों में नीम, शीशम, महुआ, जामुन, साल, सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में कठोर और मुलायम दोनों प्रकार की लकड़ी वाले वन पाए जाते हैं, जैसे बांस, यूकेलिप्टस तथा चीड़। विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? विश्व का फलोद्यान भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र को कहा जाता है। कागज़ की लुगदी बनाने के लिए किस प्रकार की लकड़ी प्रयोग की जाती है? कागज़ की लुगदी बनाने के लिए शंकु अथवा कोणधारी वनों की लकड़ी प्राप्त की जाती है। कोणधारी वनों के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? कोणधारी वनों के प्रमुख वृक्ष लार्च,
स्पूस और पाइन तथा बर्च। विश्व का सबसे बड़े घास का मैदान कौन से हैं? विश्व में सबसे बड़े घास के मैदान सवाना हैं। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कंपोज के नाम से जाने जाते हैं। वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान लानोस के नाम से जाने जाते हैं। यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदान स्टेपी के नाम से जाने जाते हैं। उत्तर अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरीज के नाम से जाने जाते हैं। अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान पंपाज या कंपास नाम से जाने जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान वेदर बेल्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं। कौन सी वनस्पति के पौधों की पत्तियां छोटी, जड़ें लंबी, वृक्ष कंटीले और जड़ें गहरी होती है? मरुस्थलीय वृक्षों की मरुस्थलीय वनस्पति की मरुस्थलीय वनस्पति पौधों की पत्तियां छोटी, जड़ें लंबी, वृक्ष कंटीली और तथा जड़ें गहरी होती है। मरुस्थलीय वनस्पति के उदाहरण हैं मरुस्थलीय वनस्पति के उदाहरण पेड़, केर, खेजड़ी, नागफनी, कैक्टस, बबूल आदि हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में वालरस, ध्रुवीय भालू एवं सील पाए जाते हैं। खेजड़ली बलिदान कब हुआ? खेजड़ली बलिदान 1730 में जोधपुर के खेजड़ली गांव में हुआ। खेजड़ली बलिदान का नेतृत्व किसने किया? खेजड़ली बलिदान का नेतृत्व अमृता देव बिश्नोई ने किया। खेजड़ली बलिदान में कितने लोगों ने बलिदान दिया? खेजड़ली बलिदान में 363 लोगों ने बलिदान दिया। पिपलांत्री गांव कहाँ स्थित है? पिपलांत्री गांव राजसमंद में स्थित है। यहाँ पर बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं। खेजड़ली वृक्ष मेला कब लगता है? खेजड़ली वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। चिपको आंदोलन में किसके नेतृत्व में महिलाएं पेड़ से चिपक गई? चिपको आंदोलन में गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं पेड़ से चिपक गई। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों और टिहरी गढ़वाल की पहाड़ी गांव में स्थानीय लोगों ने देखा कि खतरनाक बाढ़ों के का आना और भूमि का धंसना साधारण सी बात हो गई है और इसके पीछे का कारण है व्यावसायिक उपयोग के लिए ठेकेदारों द्वारा जंगल के वनों को काटना। 1972 में उत्तराखंड के गांवों की महिलाओं ने पेड़ काटने वालों का विरोध किया और वन वृक्षों से चिपक गई जिनको काटा जा रहा था। गौरा देवी के नेतृत्व में वहां के निवासियों द्वारा इस कार्य को किया गया जिसको चिपको आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन के पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा भी जुड़े। चिपको आंदोलनों ने वृक्षों की कटाई बंद करने की मांग की ताकि हिमालय का 60% क्षेत्र वनों से भरपूर हो जाए और ढालदार भूमि पर खाद्य, चारा, ईंधन, उर्वरक और रेशा देने वाले वृक्षों का रोपण किया जाए। चिपको आंदोलन हिमालय का ही नहीं बल्कि सारी मानव जाति की पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोक जागरण का एक अनूठा उदाहरण है।
अप्पिको आंदोलन। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कर्नाटक में भी एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ, अप्पिको, जिसका अर्थ था भाव में बढ़ना। राज्य के शिरसी जिले में सितंबर 1983 को सलगानी वन क्षेत्र में वृक्ष काटे जा रहे थे। तब वहाँ की स्त्री और पुरुष को बच्चों ने पेड़ों को भाव में बढ़ लिया। लकड़ी काटने वाले भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे कई सप्ताह तक वनों की पहरेदारी करते रहे। इस प्रकार के लोगों द्वारा हजारों वृक्षों को बचाया गया। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। अप्पिको आंदोलन का संबंध कहाँ से है? अप्पिको आंदोलन का संबंध कर्नाटक के शिरसी जिले से है, जहाँ 1983 में सलगानी वृक्ष बचाने के लिए किया गया। विश्व की संकटग्रस्त प्रजातियों का वर्णन किस किताब में किया गया है? विश्व की संकटग्रस्त प्रजातियों का वर्णन रेड डाटा बुक में किया गया है। विभिन्न परिवेश में मानव जीवन। ठंडे मरुस्थलों में खेती किस प्रकार की जाती है? ठंडे मरुस्थलों में खेती ग्रीन हाउस बनाकर की जाती है। विश्व के प्रमुख शीत मरुस्थल कौन से हैं? गोबी का मरुस्थल, पैटागोनिया का मरुस्थल, ग्रीनलैंड का मरुस्थल, लद्दाख का और तिब्बत का मरुस्थल शीत मरुस्थल है। विश्व की प्रमुख ग्रीष्म मरुस्थल कौन कौन से हैं? सहारा, कालाहारी, विक्टोरिया और थार मरुस्थल विश्व के प्रमुख ग्रीष्म मरुस्थल हैं। राजस्थान में थार मरुस्थल कहाँ पर है? राजस्थान में थार का मरुस्थल अरावली के पश्चिम में है। बाड़मेर के कवास में बाढ़ कब आई? बाड़मेर के कवास में बाढ़ 2006 में आई। जालौर में बाढ़ कब आई? जालौर में बाढ़ 2015 में आई। लाठी सीरीज कहाँ पर स्थित है? लाठी सीरीज जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान जिले में पाकिस्तान सीमा के किनारे करीब 60 किलोमीटर लंबी पट्टी निर्मित क्षेत्र का नाम लाठी सीरीज है। यह क्षेत्र जैसलमेर से पोखरण होते हुए मोहनगढ़ तक फैला है। ये एक भूगर्भीय जलपट्टी है। इस इलाके में सेवण नामक घास पाई जाती है। याक और जोमो किस जगह के प्राणी हैं? याक तथा जोमो शीत मरुस्थल लद्दाख के प्राणी हैं। शीत मरुस्थल में पशुचारण करने वाली प्रमुख जातियाँ कौन सी है? शीत मरुस्थल में पशुचारण करने वाली प्रमुख जनजातियाँ भोटिया, बकरवाल, गुज्जर, चांगपा, भूटिया और मोनपाई। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। लद्दाख के लोगों के पत्थर और गारे के ईंटों के बने घर क्या कहलाते हैं? लद्दाख के लोगों के पत्थर और गारे के बने ईंटों के घर खंगपा कहलाते हैं। लद्दाख के निवासी किस प्रजाति के माने जाते हैं? लद्दाख के निवासी भारत ईरानी और भारत मंगोल प्रजाति के माने जाते हैं। लद्दाख के निवासी खुद को गर्म रखने के लिए किस पेय पदार्थ का उपयोग करते हैं? लद्दाख के निवासी खुद को गर्म रखने के लिए छंग का उपयोग करते हैं। दो पहाड़ों के बीच का तंग रास्ता क्या कहलाता है? दो पहाड़ों के बीच का तंग रास्ता दर्रा कहलाता है। भारत का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदानी प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान गंगा का मैदान कहलाता है। हिमालय के किस क्षेत्र में नदियाँ भूमिगत हो जाती है? हिमालय के भावर क्षेत्र में नदियाँ भूमिगत हो जाती है। हिमालय के जिस भाग में नदियाँ पुनः धरातल पर प्रकट होती है क्या कहलाती है? हिमालय के जिस भाग में नदियाँ पुनः प्रकट होती है तराई कहलाती है। नदियों द्वारा लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी से पोषित प्रदेश क्या कहलाता है? नदियों द्वारा लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी से पोषित प्रदेश खादर कहलाता है। नदियों द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी से पोषित प्रदेश क्या कहलाते हैं? नदियों द्वारा लाई गई
पुरानी जलोढ़ मिट्टी से पोषित प्रदेश बांगर कहलाते हैं। प्लाईवुड बनाने के लिए किस पेड़ का प्रयोग किया जाता है? प्लाईवुड बनाने के लिए पॉपुलर पेड़ का उपयोग किया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में खेतों की मेड़ पर कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? मैदानी क्षेत्रों में खेतों की मेड़ पर पॉपुलर के पेड़ लगाए जाते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान कौन से हैं? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार हैं। भारत के पूर्वी मैदानी कौन से हैं? भारत के पूर्वी मैदानी प्रदेश में उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट हैं। लेगून किस तट पर पाए जाते हैं? लेगून मालाबार तट पर पाए जाते हैं। मालाबार तट पर कौन से खनिज पाए जाते हैं? मालाबार तट पर मोनोजाइट, जिरकन, गार्नेट, ग्रेनाइट और थोरियम खनिज पाए जाते हैं। मालाबार तट पर कौन से बंदरगाह स्थित हैं? मालाबार तट पर कोझिकोड, कोच्चि, अलेपी और तिरुवनंतपुरम स्थित हैं। देख लो, भारत के पूर्वी तट पर उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट से स्थित हैं। पश्चिमी तट पर देख लो काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट स्थित हैं। बरसीम घास किस क्षेत्र में पाई जाती है? बरसीम घास मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। वेबनाद क्या है? वेबनाद एक झील है। पाठा समाज और हमारा दायित्व। समाज में व्यक्तियों के का दृष्टिकोण और सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? समाज में व्यक्तियों का दृष्टिकोण और सामाजिक व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक, समाजवादी और मानवतावादी होने चाहिए। ऑनलाइन संचार का माध्यम क्या कहलाता है? ऑनलाइन संचार का माध्यम सोशल मीडिया कहलाता है। समाज के प्रति हमारे उत्तरदायित्व हैं। समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व उचित आचरण करना, उत्पादक इकाई बनाना, सार्वजनिक जीवन में अनुशासन, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना, राजनीतिक जागरूकता लाना, विवेकपूर्ण मतदान करना, स्वच्छता और स्वास्थ्य की बनाए रखना, प्रशासन की सहायता करना और पर्यावरण की रक्षा व सेवा करना है। पाठ 9 लोकतंत्र और समानता। लोकतंत्र की बुनियाद क्या है? लोकतंत्र की बुनियाद कानून का संचालन करना है। लोकतंत्र का मुख्य विशेषता क्या है? लोकतंत्र की मुख्य विशेषता समानता है। भारत में कितने वर्ष की आयु के बाद मतदान करने का अधिकार मिल जाता है? भारत में 18 वर्ष की आयु के बाद मतदान करने का अधिकार मिल जाता है। अवसर की समानता के लिए कुछ लोगों को दिए जाने वाले विशेषाधिकार क्या कहलाते हैं? अवसर की समानता के लिए कुछ लोगों को दिए जाने वाले विशेष अधिकार आरक्षण कहलाता है। न्यायालय में जनता की भलाई से जुड़ी विषयों की प्रार्थना पत्र क्या कहलाता है? न्यायालय में जनता की भलाई से जुड़े हुए विषयों का प्रार्थना पत्र जनहित याचिका कहलाता है। ऐसा समाज जिसके सभी वर्गों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता स्थापित हो क्या कहलाता है? ऐसा समाज जिसमें सभी वर्गों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता स्थापित हो समता मूलक कहलाता है। सभी नागरिकों को उनके धर्मों के आधार पर भेदभाव न करते हुए समानता देना क्या कहलाता है? सभी नागरिकों को उनके धर्मों के आधार पर भेदभाव न करते हुए समानता देना पंथ निरपेक्षता कहलाता है। महिला और पुरुषों में शारीरिक बनावट को लेकर किया जाने वाला भेदभाव क्या कहलाता है? महिला और पुरुष में शारीरिक बनावट को लेकर किया जाने वाला भेदभाव लैंगिक भेदभाव कहलाता है। राजतरंगिणी में किन योद्धा महिलाओं का वर्णन मिलता है? राजतरंगिणी में सुगंधा, दीदा और कोटा महिलाओं का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में कौन सी विदेशी महिलाओं का वर्णन मिलता है? प्राचीन काल में गार्गी, मैत्री और लोपामुद्रा का वर्णन मिलता है। विधवा विवाह के संबंध में जागृति फैलाने का कार्य किस महापुरुष द्वारा किया गया? विधवा विवाह के संबंध में जागृति फैलाने का कार्य
ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किया गया। महिलाओं के शिक्षा के क्षेत्र में किसने महत्वपूर्ण प्रयास किया? महिला शिक्षा के क्षेत्र में दयानंद सरस्वती ने प्रयास किया। नारी उत्थान के लिए कौन जाने जाते हैं? नारी उत्थान के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जाने जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928/1000 है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला शिक्षा अनुपात कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला शिक्षा अनुपात 52.10% है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता अनुपात कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता अनुपात 79.20% है। महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? महिला हेल्पलाइन नंबर 1095 और 112 है। महिलाओं की उच्च शिक्षा हेतु बचत द्वारा धन जुटाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी परियोजना शुरू की गई है? महिलाओं की उच्च शिक्षा हेतु बचत द्वारा धन जुटाने के लिए सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है। महिला व बाल कल्याण के सरकार द्वारा कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? महिला और बाल कल्याण के लिए सरकार द्वारा जननी सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। लिंगानुपात समानता के लिए सरकार द्वारा कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? लिंगानुपात समानता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई जा रही है। भामाशाह योजना के तहत परिवार का मुखिया किसे माना जाता है? भामाशाह योजना के अनुसार परिवार का मुखिया महिला को माना जाता है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 66.17% है। राजस्थान में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया? राजस्थान में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया। जनगणना 1951 के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? जनगणना 1951 के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत 2.51% है। शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि के लिए कौन सा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? शिक्षा गुणवत्ता के लिए स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन संचालित किया जा रहा है। पॉलिएस्टर फाइबर बनाने में और सीमेंट निर्माण में राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? पॉलिएस्टर फाइबर बनाने और सीमेंट निर्माण में राज्य का दूसरा स्थान है। राज्य में कितने जिलों में उद्योग केंद्र स्थापित हैं? राज्य के 36 जिलों में उद्योग केंद्र कार्यरत हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग के क्षेत्र में जापानी पार्क कहाँ स्थापित हैं? जापानी पार्क निम्राना में स्थित हैं। राजस्थान में मेट्रो सेवा कहाँ शुरू की गई है? राजस्थान में मेट्रो सेवा जयपुर में शुरू की गई है। भाटवारा राज्य सरकार। भारत सरकार अन्य किस नाम से जानी जाती है? भारत सरकार अन्य नाम से संघ सरकार अथवा केंद्र सरकार के नाम से जानी जाती है। भारत में मतदाता कितने स्तरों से की सरकार चुनते हैं? भारत के मतदाता 3 स्तरों पर सरकार चुनते हैं: स्थानीय स्वशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के रूप में। संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों का बंटवारा कितने प्रकार की सूचियों में किया गया है? संविधान द्वारा केंद्र व राज्य सरकार के कार्यों का बंटवारा 3 प्रकार की सूचियों में किया गया है। संघ सूची में सरकार के कौन से कार्य सम्मिलित हैं? संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, रेलवे और मुद्रा जैसे 97 विषय शामिल हैं। राज्य सूची में सरकार के कौन से कार्य सम्मिलित हैं? राज्य सरकार की राज्य सूची में पुलिस, स्थानीय व्यापार, वाणिज्य, कृषि व सिंचाई जैसे 66 विषय सम्मिलित हैं। समवर्ती सूची में सरकार के कौन से कार्य सम्मिलित हैं? समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ आदि सहित 46 विषय सम्मिलित हैं। राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्य का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल होता है।
राज्यपाल की न्यूनतम आयु संबंधी योग्यता है। राज्यपाल की न्यूनतम आयु संबंधी योग्यता 35 वर्ष है। मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है? मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों का समूह मंत्रिपरिषद कहलाता है। राज्यपाल किसकी सलाह से नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से नियुक्त किया जाता है। राजस्थान की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? राजस्थान की राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है। विधानसभा में के निर्वाचन हेतु आरक्षण में क्या प्रावधान है? विधानसभा निर्वाचित हेतु 34 क्षेत्र अनुसूचित जाति और 25 क्षेत्र अनुसूचित जनजाति को आरक्षित हैं। विधायक निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु सीमा का प्रावधान है? विधायक निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है। सरकार के कानून निर्माण संबंधी कार्य किस शक्ति के अंतर्गत आते हैं? सरकार के कानून निर्माण संबंधित कार्य विधायी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। राज्य व्यवस्थापिका का दूसरा सदन किस नाम से जाना जाता है? राज्य व्यवस्थापिका का दूसरा सदन विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ कहाँ है? राजस्थान उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ जयपुर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है? राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सरकार और लोक कल्याण पाठ 13। नागरिक बिना सरकारी कार्यालय गए किस माध्यम से अपने सरकार संबंधी कार्य करवा सकते हैं? नागरिक बिना सरकारी कार्यालय गए ई गवर्नेंस के माध्यम से अपने सरकार संबंधी कार्य करवा सकते हैं। ई गवर्नेंस का माध्यम क्या है? ई गवर्नेंस का माध्यम ई मित्र, अटल सेवा केंद्र, सूचना कियोस्क और राजस्थान पोर्टल है। कंप्यूटर शिक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? कंप्यूटर शिक्षा के लिए सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 में लागू हुआ। सूचना का अधिकार को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कानून कब बना? सूचना का अधिकार को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कानून 2005 में बना। राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान की गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान की गई गारंटी अधिनियम 2011 में लागू हुआ। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 में लागू किया गया। निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर क्या है? निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 108 है। पाठ 14 संचार माध्यम एवं लोकतंत्र। संचार माध्यमों को कितने रूपों में विभाजित किया गया है? संचार माध्यमों को 3 रूपों में विभाजित किया गया है: मुद्रण, वार्तालाप और इलेक्ट्रॉनिक। संचार माध्यम के रूप में मुद्रण माध्यम, वार्तालाप माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। मुद्रण माध्यम में समाचार पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक और जर्नल आदि आते हैं। वार्तालाप माध्यम में टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, वीडियो फ़ोन आदि आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में फिल्म, रेडियो, दूरदर्शन, ऑडियो वीडियो कैसेट, डिस्क आदि आते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई। ये चिन्ह बृहत्तर भारत का नक्शा देख लो आप। यही है हमारा अखंड भारत, बृहत्तर भारत जो भी हम बोलें। इसमें अफगानिस्तान, गांधार, केकई, त्रिष्टक, नेपाल, भूटान, ब्रह्मा, श्याम देश, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया सब इसमें ही आते हैं ना। भारत विश्व गुरु का दर्जा किस सम्राट के काल में मिला? भारत को विश्व गुरु का दर्जा सम्राट हर्ष के काल में मिला। भारत के प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय कौन से हैं? भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और गया हैं। पुराणों में भारत भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? पुराणों में भारत भूमि के लिए जम्बूद्वीप का प्रयोग हुआ है। भारत में कौन से प्रमुख चीनी यात्रियों ने भ्रमण किया?
भारत में फायान, हेनसांग और इत्सिंग ने भ्रमण किया। अग्नि पुराण में वर्णित द्वीपांतर भारत का संबंध किससे है? अग्नि पुराण में वर्णित द्वीपांतर भारत का संबंध इंडोनेशिया से है। भारत की कौन सी वस्तु का निर्यात प्राचीन काल में सबसे अधिक होता था? भारत में प्राचीन काल में मलमल, छींट, रेशम, जरी के वस्त्र, नीलम तथा गरम मसाले का उपयोग अधिक होता था। भारत का पहला राजदूत जो चीन गया कौन था? भारत का पहला राजदूत जो चीन गया बोधि रुचि, जो चालुक्य राज्यसभा में नियुक्त चीनी राजदूत के साथ 693 में चीन गया था। बटार गुरु की मूर्ति कहाँ से मिली है? बटार गुरु की मूर्ति जावा से मिली है। जावा के किस नाटक में रामायण और महाभारत का संवाद लिए गए हैं? जावा के वयंग नाटक में रामायण और महाभारत के संवाद लिए गए हैं। बरोबोदूर और लारो जंगरंग मंदिर कहाँ पर स्थित है? बरोबोदूर और लारो जंगरंग मंदिर जावा में स्थित है। अंगोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कंबोज या कंबोडिया में स्थित है। आनंद मंदिर कहाँ पर स्थित है? आनंद मंदिर ब्रह्मा में स्थित है। चंपा से कितने संस्कृत अभिलेख मिले हैं? चंपा से 100 अभिलेख मिले हैं। हर्षकालीन और बाद का भारत। गुप्त वंश के पतन के बाद प्रभाकर वर्धन ने नए वंश की स्थापना कहाँ पर की? गुप्त वंश के पतन के बाद प्रभाकर वर्धन ने नए वंश की स्थापना थानेश्वर में की। हर्ष ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया? हर्षवर्धन ने अपनी पहली राजधानी कन्नौज को बनाया। हर्षवर्धन ने किस धर्म की स्थापना की? हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित विशाल धर्म सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हर्षवर्धन द्वारा आयोजित विशाल धर्म सम्मेलन का अध्यक्ष हेनसांग तेविस को नियुक्त किया गया। हर्षवर्धन मोक्ष सभा का आयोजन कहाँ पर करता था? हर्षवर्धन मोक्ष सभा का आयोजन प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष बाद करता था। हर्ष के सिक्कों पर हर्ष के लिए उपमा का प्रयोग हुआ है। हर्ष के सिक्कों पर हर्ष के लिए महाराजाधिराज की उपमा का प्रयोग हुआ है। हर्षवर्धन ने अपने राज्य में कौन से विद्वानों को आश्रय दिया था? हर्षवर्धन ने अपने राज्य में बाणभट्ट, हरिदत्त और जयदेव को आश्रय दिया था। हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है? हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचनाएं रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद है। हर्षवर्धन के काल में कितने प्रकार के करों का प्रावधान था? हर्षवर्धन के काल में 3 प्रकार के करों का प्रावधान था। पहला कर था बाघ, एक प्रकार का भूमि कर, हिरण्य एक प्रकार का नगद कर और बलि अतिरिक्त कर था। किसने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 से अधिक गांव दान में दिए थे? हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 से अधिक गांव दान में दिए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए कितने महाविद्यालय थे? नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 8 महाविद्यालय थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे बड़ा राजवंश कौन सा था? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे बड़ा राजवंश राष्ट्रकूट था। राष्ट्रकूट राजवंश के प्रतापी शासक कौन कौन थे? राष्ट्रकूट राजवंश के प्रतापी शासक कृष्ण तृतीय, ध्रुव, गोविंद और अमोधवर्ष थे। किस चालुक्य राजा ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था? पुलकेशन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। पल्लवों की अधीनता से चोल शासन को मुक्त किसने किया? पल्लवों की अधीनता से चोल शासन को विजयालय ने मुक्त किया था। किस चोल शासक ने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी? गंगेकोंड की उपाधि राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। उत्तर भारत के प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था?
उत्तर भारत के प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा मिहिरभोज। गढ़वालों का संस्थापक कौन था? गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। गढ़वाल वंश का पतन किसके काल में हुआ था? गढ़वाल वंश का पतन जयचंद मोहम्मद गौरी के समय परास्त हुआ था। चौहान वंश का प्रथम प्रतापी राजा कौन था? चौहान वंश का प्रथम प्रतापी राजा विग्रहराज था। चौहान वंश का सबसे अधिक प्रतापी शासक कौन था? चौहान वंश का सबसे अधिक प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। गुहिल वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? गुहिल वंश का प्रथम प्रतापी शासक बप्पा रावल था। सिसोदिया वंश का सबसे अधिक प्रतापी शासक कौन था? सिसोदिया वंश का सबसे अधिक प्रतापी शासक महाराणा प्रताप था। महमूद गजनवी ने किसके काल में सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था? महमूद गजनवी ने सोलंकी वंश के समय सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। बाणभट्ट की रचनाएं कौन सी है? बाणभट्ट की रचनाएं अर्षचरित और कादम्बरी है। जयदेव की रचना कौन सी है? जयदेव की रचना गीत गोविंद है। राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत। किस तुर्क आक्रमणकारी ने भारत पर 17 बार लगातार आक्रमण किया तथा गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा? मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा। इस युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध कहा जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? दिल्ली सल्तनत का अंत 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ। नरेंद्र चंद्र सूरी और जोधराज किसके दरबार में थे? नरेंद्र चंद्र सूरी और जोधराज हमीर के दरबार में थे। नरेंद्र चंद्र सूरी की रचनाएं बताइए। नरेंद्र चंद्र सूरी की रचना अमीर मां काव्य है। जोधराज की रचना बताइए। जोधराज की रचना अमीर रासो हैं। अलाउद्दीन दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान कब बना? अलाउद्दीन दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान 1296 में बना। अलाउद्दीन का रणथंभौर अभियान कब शुरू हुआ? अलाउद्दीन का रणथंभौर पर अधिकार 1301 में हुआ। किस राजपूत शासक ने अपने 17 युद्धों में से 16 विजय प्राप्त की? हमीर ने अपने 17 युद्धों में से 16 में विजय प्राप्त की। रतन सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर कब बैठा? रतन सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर 1302 में बैठा। गौरा और बादल किसके सेनापति थे? गौरा और बादल रतन सिंह के सेनापति थे। चित्तौड़ का पहला जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? चित्तौड़ का पहला जौहर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1303 में हुआ। चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश किसके स्थापित किया? चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश सरदार हमीर ने 1326 में स्थापित किया। वीरमदेव किसका पुत्र था? वीरमदेव खानड़देव का पुत्र था। गुजरात के सोमदेव मंदिर को लूटकर दिल्ली जाती सुल्तान की सेना पर किसने हमला किया? गुजरात के सोमदेव मंदिर को लूटकर दिल्ली जाती सुल्तान की सेना पर जालौर के शासक खानड़देव की सेना ने हमला किया। किस शासक के काल में पठानों ने मांस न खाने की प्रतिज्ञा की तथा वह स्वयं नारी अस्मिता की रक्षार्थ मृत्यु को प्राप्त हुए? राव शेखा के काल में पठानों ने मांस न खाने की प्रतिज्ञा की तथा वह स्वयं नारी अस्मिता की रक्षार्थ मृत्यु को प्राप्त हुए। राव शेखा द्वारा जीता गया क्षेत्र किस नाम से चर्चित है? राव शेखा द्वारा जीता गया क्षेत्र शेखावाटिया के नाम से परिचित है। महाराणा कुंभा के शासन की जानकारी किन स्रोतों से मिलती है? महाराणा कुंभा के शासन की जानकारी रसिक प्रिया, एकलिंग महात्म्य और कुंभलगढ़ परिस्थिति में मिलती है। किसका काल भारतीय मूर्ति कला का स्वर्ण काल कहलाता है? महाराणा कुंभा का काल भारतीय मूर्ति कला का स्वर्ण काल कहलाता है। महाराणा कुंभा द्वारा कितने दुर्गों की निर्माण का उल्लेख किया गया है? महाराणा कुंभा द्वारा 32 दुर्गों के निर्माण का उल्लेख किया गया है। कुंभा द्वारा निर्मित कौन सा दुर्ग अजय दुर्ग कहलाता है? अजय दुर्ग कुंभलगढ़ कहलाता है। चीन की दीवार के बाद कौन सा दुर्ग अपनी बड़ी प्राचीर के लिए चर्चित है?
चैन की दीवार के बाद कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी बड़ी प्राचीर के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य की नींव 1526 में बाबर ने रखी। हरियाणा के किस शासक ने अफगान शेर शाह सूरी से दिल्ली शासन छीनकर स्वयं विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ और अपने नाम के सिक्के चलवाए? हेमचंद्र या हेमू? हेमचंद्र या हेमू हरियाणा शासक जो अफगान शेर शाह सूरी से दिल्ली का शासन छीनकर स्वयं विक्रमादित्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ और अपने नाम के सिक्के चलाए। विक्रमादित्य को किसने हरा कर दिल्ली पर पुनः मुगल शासन की स्थापना की? विक्रमादित्य को अकबर ने 1556 में हराकर पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म 5 मई 1540 ईस्वी में हुआ। महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा था। महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किले में हुआ था। महाराणा प्रताप का राजनीतिक तिलक किस किले में हुआ था? महाराणा प्रताप का राजनीतिक तिलक गोगुंदा में 32 वर्ष की आयु में हुआ था। अकबर ने किस महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी युद्ध में प्रधान सेनापति नियुक्त किया? अकबर ने मानसिंह को महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी के युद्ध में प्रधान सेनापति नियुक्त किया। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दीघाटी का युद्ध 15 जून 1576 को हुआ। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ किसने दिया? हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप का साथ रावत किशनदास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, ब्रह्मसात तंवर, झाला बीदा, मानसिंह सोनगरा ने दिया। प्रताप के चंदावल दस्ते में कौन कौन शामिल था? प्रताप के चंदावल दस्ते में पुरोहित गोपीनाथ, जलमल मेहता, चारण जैसा, भामाशाह आदि सम्मिलित थे। प्रताप के अरावल दस्ते में कौन कौन शामिल था? प्रताप के अरावल दस्ते में हकीम का सूर सम्मिलित थे। किस मुगल इतिहासकार ने महाराणा प्रताप की सेना के प्रथम बड़े प्रहार का स्वीकार किया? बदायूंनी ने महाराणा प्रताप की सेना के प्रथम बड़े प्रहार को स्वीकार किया। प्रताप के किस मुगल सेनापति के तलवार के एक ही वार से बख्तर और घोड़े सहित 2 टुकड़े हो गए? प्रताप के मुगल सेनापति प्रताप ने बहलोल खां की एक ही वार से प्रताप ने बहलोल खान की एक की तलवार के वार से बख्तर और घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए। महाराणा प्रताप की रक्षार्थ किसने अपने प्राण त्यागे? महाराणा प्रताप की रक्षा के लिए झाला मानसिंह ने अपने प्राण त्यागे। दियोर का युद्ध कब हुआ? दियोर का युद्ध 15 अक्टूबर 1582 में हुआ। दियोर के युद्ध में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किसने किया? दियोर के युद्ध में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व सुल्तान खान ने किया। प्रताप के अंत में किसे अपनी राजधानी बनाया? प्रताप ने अंत में चावंड को अपनी राजधानी बनाया। प्रताप की मृत्यु कब हुई? प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1593 को 57 वर्ष की आयु में हुई। प्रताप की समाधि कहाँ पर बनी हुई है? प्रताप की समाधि बारडोली में बनी हुई है। प्रताप ने किस वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना करवाई? प्रताप ने विश्ववल्लभ वृक्ष आयुर्विज्ञान की रचना करवाई। संस्कारी जीवन को आदर्श ध्यान में रखते हुए प्रताप का कौन सा ग्रंथ लिखवाया? संस्कारी जीवन को आदर्श को ध्यान में रखते हुए प्रताप ने व्यवहारवादी आदर्श को ग्रंथ लिखवाया। संस्कृत विद्वान पंडित चक्रपाणि मिश्र किसके दरबार में थे? चक्रपाणि मिश्र महाराणा प्रताप के दरबार में थे। चावंड शैली का जन्म किसके काल में हुआ? चावंड शैली का जन्म महाराणा प्रताप के काल में हुआ। महाराणा प्रताप के समकालीन कौन से चित्रकार थे?
जिन्होंने 6 राग और 36 रागिनियों का चित्र बनवाया। महाराणा प्रताप के समकालीन नासिरुद्दीन चित्रकार थे, जिसने 6 राग और 36 रागिनियों का निर्माण किया। अमर सिंह किसका पुत्र था? अमर सिंह जोधपुर नरेश गज सिंह का पुत्र था। शाहजहाँ ने अमर सिंह को कौन सा परगना दिया? शाहजहाँ ने अमर सिंह को नागौर का परगना दिया। शाहजहाँ ने के दरबार में किस मुगल मनसबदार को अमर सिंह की मौत को घाट उतार दिया? शाहजहाँ के दरबार में सलामत खां को अमर सिंह ने मौत के घाट उतार दिया। दुर्गादास राठौड़ किस राजकुमारी की रक्षा की? दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह की रक्षा की। मारवाड़ के मेवाड़ों के बीच राठौड़ सिसोदिया गठबंधन किसने करवाया? मारवाड़ और मेवाड़ के बीच राठौड़ सिसोदिया गठबंधन दुर्गादास राठौड़ ने करवाया। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से किसने भाग कर विवाह रचाया? किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से मेवाड़ नरेश राज सिंह ने भाग कर विवाह रचाया। दुर्गादास ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए? दुर्गादास ने अपने जीवन के अंतिम दिन उज्जैन मध्य प्रदेश में बिताए। उज्जैन किस नदी के किनारे दुर्गादास की राठौड़ की छतरी बनी हुई है? उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। डिग किसने बसाया? डिग महाराजा बदन सिंह ने बसाया। भरतपुर शहर किसने बसाया? भरतपुर शहर सूरजमल ने बसाया। किस जाट शासक ने अकबर के मकबरे से कीमती जवाहरात और सोने चांदी के पत्थरों को उखाड़ लिया? गोकुल राजा राम ने अकबर के मकबरे से कीमती जवाहरात और सोने चांदी के पत्थरों को उखाड़ लिया। सेना का अग्निबाग क्या कहलाता है? सेना का अग्निबाग अरावल कहलाता है। सेना का पिछले लड़ने वाला बाग क्या कहलाता है? सेना का पीछे लड़ने वाला बाग चंद्रावल कहलाता है। मध्यकालीन चित्रकला शैली के पश्चिमी भाग का प्रधान केंद्र थे। मध्यकालीन चित्रशैली के पश्चिम भारत क्षेत्र के प्रधान केंद्र गुजरात और राजस्थान थे। मध्यकालीन चित्रकला शैली के उत्तर पूर्वी भारत क्षेत्र का प्रधान केंद्र थे। मध्यकालीन चित्रकला शैली के उत्तर पूर्व भारत क्षेत्र के प्रधान केंद्र बिहार और बंगाल थे। जैन और बौद्ध कथाओं पर आधारित चित्रशैली क्या कहलाई? जैन और बौद्ध कथाओं पर आधारित चित्रशैली पाल शैली कहलाई। ताड़पत्र अथवा कागज पर बनाए गए चित्र क्या कहलाए? ताड़पत्र अथवा कागज पर बनाए गए चित्र पोथी चित्र कहलाए। राजस्थानी चित्रशैली की उत्पत्ति किससे मानी गई है? राजस्थानी चित्रशैली की उत्पत्ति पश्चिमी भारतीय शैली से मानी गई है। कुतुब मीनार किस मस्जिद के समय बना है? कुतुब मीनार कुव्वत उल इस्लाम के समय बना है। किस किले को भारत में राज्य सत्ता का द्योतक माना जाता है? दिल्ली के लाल किले को भारत में राज्य सत्ता का द्योतक माना जाता है। वह क्षेत्र अथवा स्थान जिसके चारों ओर प्राचीर अथवा परकोटा बना हो उसे क्या कहा जाता है? वह क्षेत्र अथवा स्थान जिसके चारों ओर प्राचीर अथवा परकोटा बना है दुर्ग कहलाता है। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कौन से हैं? राजस्थान के प्रमुख दुर्ग चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ जोधपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, गागरोन झालावाड़, सोनारगढ़ किला जैसलमेर, कुंभलगढ़ राजसमंद, जालोर या सोनगिरी जालोर, जूनागढ़ बीकानेर, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, आमेर जयपुर आदि हैं। बादल महल और अनिरुद्ध महल किस दुर्ग में स्थित हैं? बादल महल और अनिरुद्ध महल तारागढ़ बूंदी में स्थित हैं। मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद किस दुर्ग में है? मुस्लिम पीर मलिक शाह की दरगाह जालोर दुर्ग में स्थित है। जालोर में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने 1440 से 1448 के मध्य करवाया था। विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? विजय स्तंभ की ऊंचाई 47 फीट वर्गाकार आकृति में और 10 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है। विजय स्तंभ में कितने मंजिलें? विजय स्तंभ में 9 मंजिलें। भारतीय मूर्तियों का शब्दकोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्तियों का शब्दकोश विजय स्तंभ को कहा जाता है। विजय स्तंभ के शिल्पी कौन थे? विजय स्तंभ के शिल्पी
जयिता और उसके पुत्र नापा, पौमा, पूंजा, भूमि, छूती और बलराज थे। राजस्थान की प्रमुख चित्रशैलियाँ कौन सी है? राजस्थान की प्रमुख चित्रशैलियाँ मेवाड़ शैली, उदयपुर नाहर, मेवाड़ शैली में उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ और चामुंड आते हैं। मारवाड़ शैली में जोधपुर, सिरोही, बीकानेर और जैसलमेर आते हैं। हाड़ौती शैली में कोटा, बूंदी और झालावाड़ आते हैं। ढूंढाड़ शैली में जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी आते हैं। किशनगढ़ शैली में अजमेर और किशनगढ़ आते हैं। राजस्थानी चित्रकला में आरंभिक ग्रंथ कौन से थे? राजस्थानी चित्रशैली में आरंभिक ग्रंथ चौर पंचाशिका और चावंड राजमाला थे। राजपूताना राज्य में पल्लवित चित्रशैली का राजस्थानी चित्रशैली के रूप में मान्यता किसने दी? राजपूताना राज्य में पल्लवित चित्रशैली का राजस्थानी शैली के रूप में मान्यता राय कृष्णदास ने दी। किस युग को राजस्थानी चित्रशैली का स्वर्ण युग कहा गया है? 17वीं सदी का काल राजस्थानी चित्रशैली का स्वर्णिम काल कहा जाता है। मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर कौन से हैं? मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर जगदीश मंदिर उदयपुर, सास बहू मंदिर नागदा, अंबिका मंदिर जगत, श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद, श्री एकलिंग जी नाथ जी मंदिर उदयपुर और ऋषभदेव मंदिर उदयपुर हैं। मारवाड़ के प्रमुख मंदिर कौन से हैं? मारवाड़ के प्रमुख मंदिर देलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू, रणकपुर का जैन मंदिर पाली, किराड़ों का मंदिर बाड़मेर, औसे के मंदिर जोधपुर, जैसलमेर के जैन मंदिर आदि हैं। शेखावाटी जयपुर के प्रमुख मंदिर कौन से हैं? शेखावाटी के प्रमुख मंदिर आबानेरी मंदिर दौसा, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर हैं। बंड देवरा का मंदिर कहाँ स्थित है? बंड देवरा का मंदिर बारा में स्थित है। कमलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कमलेश्वर महादेव मंदिर बूंदी में स्थित है। घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? घंटियों का शहर झालरापाटन को कहा जाता है। जैसलमेर की प्रमुख हवेलियाँ कौन सी है? जैसलमेर की प्रमुख हवेलियाँ सालम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली और पटवा की हवेली है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर है? गोपाल सिंह की छतरी करौली में है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। सेठों की छतरी कहाँ है? सेठों की छतरी रामगढ़ में है। ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ पर है? ईश्वर सिंह की छतरी गेटौर में है। जसवंत सिंह कथड़ा कहाँ पर है? जसवंत सिंह कथड़ा जोधपुर में है। आयड़ की छतरियाँ कहाँ पर है? आयड़ की छतरियाँ उदयपुर में है। बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ पर है? बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर में है। शेखावाटी की छतरियों में किन शासकों की छतरियाँ शामिल हैं? शेखावाटी की छतरियों में लक्ष्मण सिंह, कल्याण सिंह, माधो सिंह और हरदयाल सिंह की छतरियाँ शामिल हैं। शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी राम गोपाल पोद्दार की छतरी है। किस स्थान पर महाराजाओं ने स्मारक देवलों के नाम से विख्यात हैं? मंडोर के महाराजाओं के स्मारक देवलों के नाम से प्रसिद्ध हैं। भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? भक्ति की शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के बद से हुई है। भक्ति संत अपनी बात किस माध्यम से कहते थे? भक्ति संत अपनी बात काव्य के माध्यम से कहते थे। दक्षिण भारत में भक्ति धारा के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? दक्षिणी भारत में भक्ति धारा के प्रसार का श्रेय गुम्मकड़ी साधु को दिया जाता है। प्रमुख नयनार संत कौन कौन थे? प्रमुख नयनार संत अप्पार, सुंदरार, सबंदर, माणिक व सागर थे। प्रमुख अलवार संत कौन थे? प्रमुख अलवार संत परेश अलवार, हंडाल, नंबाल वार, तोड़ब, डिपोड़ी अलवार आदि थे। दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है?
दक्षिण की मीरा अंडाल को कहा जाता है। संत रामानंद के प्रमुख शिष्यों का नाम बताइए। संत रामानंद के प्रमुख शिष्य कबीर, धन्ना, देवदास तथा पीपा थे। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में 1469 में हुआ था। तलवंडी वर्तमान में कहाँ पर है? तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान के ननकाना साहिब के पास स्थित है। गुरु नानक जी ने अपना डेरा कहाँ पर लगाया? गुरु नानक देव जी ने अपना डेरा करतारपुर रावी नदी के किनारे लगाया। गुरु नानक देव जी द्वारा उपासना के लिए जो स्थान चयनित किया गया उसको क्या कहा जाता है? गुरु नानक देव जी द्वारा उपासना के लिए जो स्थान चयनित किया गया वो धर्मशाला कहलाता है। धर्मशाला वर्तमान में किस नाम से चर्चित है? धर्मशाला वर्तमान में गुरुद्वारा के नाम से प्रचलित है। बंगाल के प्रमुख भक्ति संत कौन थे जिन्होंने धार्मिक कर्मकांड का विरोध किया? बंगाल के प्रमुख भक्ति संत चैतन्य महाप्रभु थे। महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन थे? महाराष्ट्र के प्रमुख संत नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास और एकनाथ आदि थे। पंढरपुर नामक स्थान किस लोक देवता के कारण चर्चित रहा? पंढरपुर नामक स्थान विट्ठल के लोक देवता के नाम से परिचित हुआ। समर्थ गुरु रामदास की रचना कौन सी है? समर्थ गुरु रामदास की रचना दासबोध है। छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास थे। छोका मेला और उनके परिवार ने किनसे दीक्षा प्राप्त की? छोका मेला और उनके परिवार ने संत नामदेव जी से शिक्षा प्राप्त की। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि संत चौका मेला को कहा जाता है। संत दादू की दयाल की मृत्यु कहाँ पर हुई? संत दादू दयाल की मृत्यु नारायणा में हुई। मीराबाई की पुत्री थी। मीराबाई मेड़ता के शासक दूधा के चौथे पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी। मीरा को कृष्ण भक्ति की प्रेरणा किनसे मिली? मीरा को कृष्ण भक्ति की प्रेरणा अपने दादा दादी से मिली। मीरा का विवाह किससे हुआ? मीरा का विवाह बौद्धराज से हुआ। किनके देहांत के बाद मीरा पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लीन हो गई? पति भोजराज, ससुर राणा सांगा और पिता रतन सिंह की मृत्यु के बाद मीरा पूर्ण रूप से भक्ति में लीन हो गई। मीरा किसके स्थान पर कृष्ण मूर्ति में विलीन हुई? मीरा रणछोड़ जी के मंदिर द्वारका में कृष्ण की मूर्ति में विलीन हुई। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अन्य किस नाम से जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अन्य गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं। वो ख्वाजा साहब के नाम से मोइनुद्दीन चिश्ती जाना जाते हैं। चिश्ती सिलसिला ईश्वर को पाने का माध्यम किसे मानता है? चिश्ती सिलसिला ईश्वर को पाने का माध्यम संगीत को मानता है। केला देवी शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? केला देवी शक्तिपीठ करौली से 25 किलोमीटर की दूरी त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। केला देव शक्तिपीठ के सामने किस स्थित हनुमान मंदिर किस नाम से जाना जाता है? केला देव शक्तिपीठ के सामने स्थित हनुमान मंदिर लांगोरिया के नाम से जाना जाता है। किनका दरबार लांगोरिया नृत्य और गीत के कारण चर्चित है? केला देवी का दरबार लांगोरिया नृत्य और गीत के कारण चर्चित है। केला देवी किस राजवंश की कुल देवी है? केला देवी करौली के यदुवंशी राज परिवार की कुल देवी है। जमवाई माता शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? जमवाई माता शक्तिपीठ जयपुर के जमवारामगढ़ में स्थित है। कछवाहा राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? कछवाहा राजवंश की कुलदेवी जमवाई माता या जामवंती माता है। करणी माता का मंदिर में चूहों को क्या कहा जाता है?
करणी माता के मंदिर में चूहों को काबा कहा जाता है। चूहों वाली देवी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चूहों वाली देवी के नाम से करणी माता प्रसिद्ध है। करणी माता ने किस नगर की नींव रखी थी? करणी माता ने देशनोक की नींव रखी थी। जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। किस देवी का मंदिर पांडवों द्वारा बनवाया गया? जीण माता का मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया। तोड़ताई माता के नाम से कौन विख्यात है? तोड़ताई माता के नाम से त्रिपुरा सुंदरी विख्यात है। त्रिपुरा सुंदरी की शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी की शक्तिपीठ बांसवाड़ा में स्थित है। किस देवी की 18 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित है? त्रिपुरा सुंदरी माता की 18 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित है। माँ त्रिपुरा की उपासना किस पर की जाती है? माँ त्रिपुरा की उपासना श्री चक्र पर की जाती है। चमड़े से युक्त वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? चमड़े से युक्त वाद्य यंत्र अवैध वाद्य यंत्र कहलाते हैं। धातु से बने वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? धातु से बने वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तार से बने वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? तार से बने वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। फूंक मार कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? फूंक मार कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अवनद्य वाद्य यंत्रों में कौन शामिल है? अवनद्य वाद्य यंत्रों में चंग, भपंग, मांदल, नगाड़ा, ढोल, डमरू आदि शामिल हैं। घन वाद्य यंत्रों में कौन शामिल है? घन वाद्य यंत्रों में मजीरा, खड़ताल, ताशा आदि शामिल हैं। तत्वाद्य यंत्रों में कौन शामिल है? तत्वाद्य यंत्रों में इकतारा, सारंगी, रावणत्ता, तंदूरा, जंतर आदि शामिल हैं। सुशीर वाद्य यंत्रों में कौन शामिल है? सुशीर वाद्य यंत्रों में अलगोजा, शहनाई, पुंगी, तुरई, बांसुरी आदि शामिल हैं। अलवर के मेव किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण होते हैं? अलवर के मेव भपंग को बजाने में निपुण होते हैं। किस जाति के लोग तंदूरा बजाते हैं? कामोड़ो जाति के लोग तंदूरा बजाते हैं। राजस्थान के गुज्जर बोबो का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान के गुज्जर बोबो का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र जंतर है। कालबेलिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? कालबेलिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र पुंगी है। युद्ध में रणबेरी के रूप में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? युद्ध में रणबेरी के रूप में नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। भीलों व गरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? भीलों व गरासियों का वाद्य यंत्र मांदड़ है। होली के अवसर पर बजाया जाने वाला एक प्रसिद्ध अवनद वाद्य यंत्र कौन सा है? होली के अवसर पर बजाया जाने वाला एक प्रसिद्ध अवनद्य वाद्य यंत्र चंग है। बाड़मेर में होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? बाड़मेर के होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य गेर हैं। शेखावाटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? शेखावाटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य गीदड़ है। धमाल और होली गीत पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? धमाल और होली के गीत पर किया जाने वाला लोक नृत्य चंग है। ढोल कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ढोल जालौर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जसनादी संप्रदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? जसनादी संप्रदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य अग्नि नृत्य है। अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में बड़े नगाड़ों के साथ किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में बड़े नगाड़ों के साथ किया जाने वाला लोक नृत्य बमरसिया है। 13 ताले नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? 13 ताले नृत्य कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। सिर पर 7-8 मटके रखकर नाचना, तलवार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य, ताले की कौर पर पेड़ रखकर नाचना आदि किस नृत्य की पहचान है? सिर पर 7-8 मटके रखकर नाचना, तलवार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, तलवार पर पेड़ रखकर नाचना यह भवाई नृत्य के उदाहरण है। भवाई नृत्य उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है। गौरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गौरी नृत्य मेवाड़ क्षेत्र के भीलों में प्रसिद्ध है। राजस्थान की सपेरा जाति प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान की सपेरा जाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कालबेलिया है। राजस्थान की किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? राजस्थान की कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये थे दोस्तों राजस्थान की सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का संपूर्ण रिवीजन।
अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते जाना।